हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है कृष्णा राजपूत। तो आज हम आपको ऐसी 3 चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको याद रखनी है जब आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण। हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इस तरह के वीडियोस के लिए, ठीक है। और आपको डेली क्लासेस भी मिलती हैं हमारे द्वारा, ठीक है। अगर आपको एग्रोनॉमी पढ़नी है तो आप लोग 12 बजे आ सकते हो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ठीक है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम 1-2 बातें कहेंगे जो आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए जब हम किसी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी, हम कहेंगे कि किसी भी चीज़ के हम तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। किसी ने कहा मेरे से कि भाई हम भी IBPS CFO की तैयारी कर रहे हैं, तू भी कर दे, ठीक है। तो हम भी तैयारी कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि कैसे करनी होती है, कितना टाइम लगता है, कैसे सिलेबस को कवर करना होता है, क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे कभी भी तैयारी को स्टार्ट न करें, ठीक है। तो हम वही चीज़ बताने वाले हैं। तो 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि क्या है वो एग्जाम के बारे में जानना। अगर मान लो हम IBPS CFO की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें IBPS CFO के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। IBPS CFO या AFO का काम क्या होता है, ठीक है। AFO का एग्जाम जो है कैसे होता है, किस तरह कंडक्ट होता है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो मान लो अगर आप IBPS CFO की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, हमने क्या किया हुआ है। अगर आपने BSc एग्रीकल्चर की है, आपने BSc हॉर्टिकल्चर से किया है, आपने BSc फॉरेस्ट्री से किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाले लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आपने BSc एग्रीकल्चर किया, हॉर्टिकल्चर किया, तो ये सारे लोग एलिजिबल होते हैं। तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि सोच सकते हो, ठीक है, आप एलिजिबल हो। दूसरा क्या है, एग्जाम पैटर्न। अगर हम किसी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका एग्जाम पैटर्न हमें पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। उसका हम कहेंगे क्वेश्चंस का मोड क्या है। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थ्योरी वाले आते हैं, रिटन एग्जाम होता है, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसे IBPS CFO, अब IBPS CFO जो है वो प्री, मेंस और इंटरव्यू में होता है। प्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। मेंस में एग्रीकल्चर होती है। तो हमें ये देखना है कि भाई क्या क्या है इसमें, मतलब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मेंस में एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक सी जानकारी है। जब आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल UPSSC AGTA है। अगर आप UPSSC AGTA की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिलेबस को, उसके एग्जाम पैटर्न को अच्छे से देखा होगा कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले। फॉर एग्जाम्पल उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्रॉप प्रोडक्शन से 40 क्वेश्चंस हैं, है ना। 40 क्वेश्चंस आपके सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन से आने वाले हैं 60 क्वेश्चंस में, ठीक है। उसमें 5-5 क्वेश्चंस अदर सब्जेक्ट के हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि सर सबसे ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन के क्वेश्चंस हैं तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की तो उसका पहले एग्जाम पैटर्न देखो कि उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किस तरह एग्जाम कंडक्ट होता है, राइट। इसके बाद आता है सिलेबस। जब हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं फिर हमें देखना पड़ता है सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस क्या है। मान लो एग्रीकल्चर है, अब पूरी एग्रीकल्चर तो पूछी नहीं जाती होगी, ठीक है। अब मान लो हमने कह दिया कि ऐसा होता है, जैसे STA का एग्जाम है, अभी STA की वैकेंसी आई, एग्रोनॉमी की है, तो उसमें का अगर हम मेंस देखोगे तो मेंस में क्या है, एग्रीकल्चर में सिर्फ एग्रोनॉमी है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको पूरी एग्रीकल्चर पढ़नी है। तो उसका सिलेबस देखो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस को अच्छे से देखो। उसके सिलेबस को देखो कि कहाँ मतलब किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक इसमें पूछा जाएगा, क्या कहा गया है हमसे। मान लो एग्रोनॉमी में पूरी एग्रोनॉमी नहीं पढ़नी है, हॉर्टिकल्चर में पूरी हॉर्टिकल्चर नहीं पढ़नी होती है, फिजियोलॉजी में पूरी फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी होती है, ठीक है, एंटोमोलॉजी में पूरी एंटोमोलॉजी नहीं पढ़नी होती है, पैथो में पूरी पैथो नहीं पढ़नी होती है। तो जो सिलेबस में दिया है सर, सिर्फ सिलेबस को पढ़ना है या सिलेबस को देखना है हमें सही से, पहले देखना है कि कहाँ कहाँ से पूछा जाना है, ठीक है, हमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आप एक तरफ से स्टार्ट कर देते हो कि सर एग्रोनॉमी दिया है, एक तरफ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, खत्म हो ही जाएगा 2-3 महीने में।
ये क्या होगा, इससे आपका नुकसान हो सकता है, आपका समय बर्बाद हो सकता है। मान लो आपने वो सारी चीजें पढ़ी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दी हैं, वो आएंगी नहीं। जब भी देखो किसी एग्जाम का सिलेबस दिया जाता है तो ये श्योर हो जाओ आप कि सिलेबस से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि बेसिक पूछा जाएगा कि डीप में पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, उसके सिलेबस को अच्छे से देखो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सिलेबस को रीड करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जहां पर आप पढ़ते हो आपकी टेबल के सामने सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए। सिलेबस जो है आप लगा लो एक, ठीक है, सिलेबस को थोड़ा सा बड़ा करके लिख के लगा लो कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। जो जो टॉपिक कवर होते जाए उसको टिक करते जाइए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। एक मतलब अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमें बनानी है। सिलेबस को देखने के बाद क्या है, एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है। अब सर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में दूसरी थिंग ये है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप कैसे बनाओगे, ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट आपको बताते हैं। क्योंकि जब तक देखो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी, जब तक आपकी सिंपल सी बात है, जब स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं होगी, आप एग्जीक्यूट भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। बिना स्ट्रेटजी के जो लोग मैदान में जाते हैं, जो लोग जंग में जाते हैं, वो हार के ही आते हैं, जीत के कभी आते नहीं है। राइट, चलिए इसके बाद इसमें सबसे पहला है बेस्ट सोर्सेस एंड बेस्ट बुक। अब देखो पहले हमने क्या देखा था, सिलेबस देख लिया था। सिलेबस देखने के बाद हमने देखा कि ये टॉपिक है, ये पढ़ना है, हमें इस सब्जेक्ट से इतना पढ़ना है। अब ये देखो कि वो सिलेबस किस बुक में कौन से कहां पर ऐसा सोर्स है जिसमें वो सिलेबस अच्छे से कवर किया गया। मान लेते हैं आपने कोई यूट्यूब पे फैकल्टी देखी जिसमें आपने देखा कि यहां से ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहां से क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहां से वो पढ़िए। समझ में आ रही बात, ये सिलेबस पूरा कवर किया गया है या इस बुक में ये सिलेबस अच्छे से कवर किया गया है, तो हम इस सिलेबस के लिए, इस टॉपिक के लिए ये बुक पढ़ेंगे, इस टॉपिक के लिए ये बुक पढ़ेंगे, इस टॉपिक के लिए ये बुक पढ़ेंगे। ऐसा कभी मत करना कि पूरे सिलेबस को किसी एक बुक से रीड कर लो। किसी भी एक बुक में मैं बता दूं सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर नहीं किया जाता, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। सारे सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बुक में सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो। तो अलग अलग सोर्सेस यूज करिए, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग सोर्सेस यूज करिए, जिस सोर्स से अच्छा लिखा हो उसको यूज करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही होती है कि आप किस सोर्स को यूज कर रहे हैं, किस बुक को आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ भविष्य आपका उसी पे टिका हुआ है, या किस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, अगर आपने फैकल्टी गलत चूज कर ली, आपने बुक गलत चूज कर ली, तो ये समझ लो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। आपका एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इस समय का कंपटीशन आप जानते हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, हर स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर रहा है, हर स्टूडेंट सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। तो वो तो अपने मेंटरशिप से जानकारी ले रहा है कि सर यहाँ से ये वाला टॉपिक कहाँ से पढ़ें, ये वाला टॉपिक कहाँ से पढ़ें, ये वाला टॉपिक कहाँ से पढ़ें। राइट, ओके, याद रखेंगे। तो बेस्ट सोर्सेस आ जाएगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में। देन प्रैक्टिस हाई लेवल मॉक्स। प्रैक्टिस हाई लेवल मॉक्स, जब आप पूरे सिलेबस को अच्छे से रीड कर लोगे किसी बुक से, किसी सोर्स से, तो आप हाई लेवल मॉक्स लगाओगे। फॉर एग्जांपल हाई लेवल मॉक का मतलब क्या है कि एग्जाम का लेवल ये है, मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मॉक इस लेवल के प्रैक्टिस करेंगे। आप जब इस लेवल के मॉक प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्या होता है, जब एग्जाम में आप जाते हो, ठीक है, जब आप पेपर देने जाते हो, तो उस समय क्या होता है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, समझ में नहीं आता है, अपना टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं होता है। तो जो आपने हाई लेवल मॉक्स लगाए थे, जो आपने अच्छी प्रैक्टिस की थी हाई लेवल मॉक्स की, तो वो क्या हो जाती, थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। वहां पर जो है लेवल आपका थोड़ा सा गिर जाता है। तो भाई कितना गिरोगे, यहां तक तो आ ही जाओगे। अगर आप इसी लेवल की तैयारी करोगे तो गिरोगे तो फिर इसके नीचे ही आओगे, समझ लो बात को। तो जब भी मॉक टेस्ट लगाएं, हाई लेवल के मॉक टेस्ट लगाएं, सोर्सेस अच्छे यूज करें मॉक्स के। राइट, ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, क्योंकि आपको मौका ना एक ही बार मिलेगा, एक बार मिलेगा, दो बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात। आप लोग जानते हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कितनी वैकेंसीज देती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कितनी वैकेंसीज देती हैं, तो ज्यादा चांसेस नहीं है आपके पास। राइट, इसके बाद आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। ठीक है, तो हम जब सिलेबस को सही से कवर कर लेंगे, या आप पहले भी एनालाइज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी एनालिसिस कर सकते हो PYQs की। इससे आपको एक जस्ट आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, ये हम बिल्कुल श्योर नहीं कहेंगे कि इससे एकदम ये कंफर्म हो जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, नहीं, इससे एक आइडिया लग जाता है। लेकिन आपको आइडिया से, मान लो आपको लग गया कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम इस तरह की तैयारी करेंगे, नहीं, थोड़े से और हाई लेवल की तैयारी करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का तरीका कब बदल दिया जाएगा कोई नहीं जानता है। फॉर एग्जांपल ICAR JRF 2020 का पेपर,
उससे पहले जो है वो वन लीनियर क्वेश्चंस आते थे, बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन 2020-21 के बाद उन्होंने क्या कर दिया, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए, स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाले। जिन लोगों ने फैक्ट बेस्ड तैयारी की थी, पहले फैक्ट बेस्ड पेपर आता था, फिर पैटर्न बदल दिया उन लोगों ने उसी साल, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस चेंज हो गए, तो फिर वहां पे जो लोग फैक्ट बेस्ड तैयारी करके गए थे उनकी हालत खराब हो गई। सिंपल सी बात है, देख के वहां पे घबरा गए कि सर ये तो क्वेश्चन हमने कभी देखे ही नहीं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज जरूर देख लेंगे, कभी कभी 2-4 क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाते हैं, राइट, ठीक है। तो पीवाईक्यूज देख लेंगे। इसके बाद रिवीजन नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने बुक यूज की है, जो आपने बुक रीड की है, जो आपने सोर्सेस यूज किए, किसी फैकल्टी से पढ़ा है, किसी टीचर से पढ़ा है, किसी सीनियर से पढ़ा है, अपने दोस्त से पढ़ा है, उसके नोट्स जरूर बनाएं सर। नोट्स बनाने के फायदे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत हेल्प करते हैं, ये बहुत रोल प्ले करेंगे। ये कब रोल प्ले करेंगे आप देखोगे, जब एग्जाम का 1 महीना रह जाएगा, 15 दिन रह जाएंगे, तब आपको सारी किताबें नहीं दिखेंगी, कोई टीचर नहीं दिखेगा, सिर्फ दिखेंगे खुद के नोट्स। तो जितना हो सके कम से कम नोट्स में लिखें, कम से कम लिखें, इसलिए क्योंकि नोट्स जो है वो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ग्रंथ नहीं बनना चाहिए। ग्रंथ बन जाएगा तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, फिर किताब और नोट्स में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो जितना कम हो सके उस नोट्स में डालें, वो चीज़ें डालें जो आप भूल जाते हैं, वो चीज़ें डालें जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, वो नोट्स में डालें आप, ठीक है। नोट्स बनाएं, अच्छा सा एक नोट्स बनाएं, और एग्जाम में जाने से पहले उसको प्रॉपरली रिवाइज करें। जब आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर होगा, ठीक है। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंट तरीके से करेंगे। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंस होंगे तो आप घबराएंगे, ए होगा कि बी होगा, सी होगा, पता नहीं हम क्या पढ़ के आए थे, पता ही नहीं चल रहा। समझ में आ रही बात? तो याद रखेंगे। तो 3 चीजें देखो, कॉन्फिडेंस में 3 चीजें आती हैं। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है अंडर कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस होता है। तो अंडर और ओवर दोनों ही खराब होते हैं, कॉन्फिडेंस सही होता है आपके लिए। तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब आप लास्ट समय में पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज कर लेंगे। तो प्रॉपरली जब भी आप पढ़ें तो प्रॉपरली जो है वो नोट्स को रिवाइज कर लें। अगर आप प्रॉपरली नोट्स को रिवाइज कर लेंगे तो सर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। इसके बाद आता है आपका कंसिस्टेंसी। अब देखो, जो आपने ये किया है, जो आपने नोट्स बना रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो, या पीवाईक्यूज आपने लगाए हैं, या जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, टॉपिक खत्म होते जाए मॉक टेस्ट लगाते जाओ। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट पहले लगाने हैं, फिर ओवरऑल या जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं उनको लगाना है। जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा एग्रोनॉमी में, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हमने पढ़ के क्या किया, उसके सारे टॉपिक बाय टेस्ट लगा लिए। तो इससे क्या होता है, क्लियर हो गया सर कि इसमें 30 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे। हमने पहले थ्योरी पढ़ी, फिर हमने क्वेश्चंस कर लिए, अब क्लियर हो गया। अब हम जब फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, जब उसमें कोई चीज फंसेगी तो हम फिर से वो चैप्टर पढ़ेंगे आके। तो इससे ये होता है। अब कंसिस्टेंसी, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उस समय क्या होता है, थोड़ा सा इनर्जेटिक होते हो, अरे हम तो एग्जाम निकाल ही देंगे, फाड़ देंगे एग्जाम को। ये कुछ समय तक रहता है, या कुछ लोगों का तो 2-3 दिन तक रहता है, कुछ लोगों का 1 महीने तक रहता है, कुछ लोगों का 2 महीने तक। लेकिन धीरे धीरे जो है ये जोश जो है वो खत्म हो जाता है। फिर जो है हम ये सोचते हैं कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए, तो ये एक्सपेक्ट करना फिर मतलब सही नहीं है। खुद से एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। ये खुद से एक्सपेक्ट तब कर सकते हो जब आपने उस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की होगी। जितना टाइम आपको एग्जाम की प्रिपरेशन मिला है वो आपने जी जान से दिया है वो समय, ठीक है, तब ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंसी थर्ड थिंग है। इसमें 2 चीजें आएंगी आपकी, डेली टारगेट। कंसिस्टेंट जो होके अपने डेली टारगेट को सेट करें। सुबह उठें, सुबह जो है एक डायरी बनाएं, उसमें अपने डेली टारगेट को सेट करें कि हमें इतना पढ़ना है आज, ठीक है, इतना पढ़ेंगे। शाम को वो डायरी चेक करें कि भाई हमारा ये खत्म हो गया था, 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 बचा कुछ नहीं। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा और ऐड करना चाहिए, तो टारगेट को और ऐड करें। खुद से टारगेट बनाओ। कोई टीचर दे टारगेट जरूरी नहीं है, खुद से टारगेट बनाओ, क्योंकि आपकी लड़ाई खुद से है, टीचर से थोड़ी है ना। टीचर सबको थोड़ी देखता है, सिंपल सी बात है ना। एक टीचर जो है वो पर्सनली सबको थोड़ी ऐसे फोन करके कहेगा नहीं नहीं तुमने टारगेट बनाया, नहीं तुमने बनाया, नहीं तुमने बनाया, नहीं बनाया। समझ में आ रही बात? या उसके हिसाब से वो चीजें अलग होंगी, तुम अपने हिसाब से अलग चीजें करो। क्लियर? जो आपको लगता हो कि हमें ये पढ़ना चाहिए, हमारा ये बहुत कमजोर है, ये टीचर को नहीं पता होता। ऑनलाइन में जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता है कि आपका एग्रोनॉमी में कौन सा पोर्शन कमजोर है। हम तो सब वैसे ही पढ़ाते हैं कि सब कमजोर हैं, बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं एडवांस तक, लेकिन आपके कुछ टॉपिक ऑलरेडी तैयार होते हैं, ठीक है। ये इस बेस पे आना है। दूसरा है डेली 4 to 5 आवर्स स्टडी करना है आपको डेली, कंसिस्टेंट होके, कम से कम 4 से 5 घंटे। बाकी डिपेंड करता है कि एग्जाम के लिए समय कितना है। अगर समय बहुत कम है तो इसको डबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 1 साल है तो 4 से 5 घंटे डेली भी पढ़ते रहोगे ना सर, तो ये समझ लो कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो निकल जाएगा आपका। कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो,
ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप एक साल में इतने घंटे डेली पढ़ते हो और एग्जाम ना निकले। समझ में आ रही बात? तो एग्जाम वही लोग निकाल पाते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो डेली मेहनत करते हैं, 1-2 दिन नहीं। ऐसे नहीं मोटिवेशन दिया, गुब्बारे में हवा भरी और गुब्बारा फूट गया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो डेली पढ़ाई करिए, 4 से 5 घंटे पढ़िए। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटे सफिशिएंट होता है। समय कम है तो 4 से 5 घंटे की जगह 6 से 7 घंटे कर सकते हो, और समय कम है तो आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हो। कुछ लोग तो 10 घंटे भी पढ़ते हैं, आई नो। ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनके एक समय के बाद एग्जाम भी निकलते हैं। ठीक है, चलिए तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यानी हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, सिंपली क्या करना है, अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेस में जाना है, ऑल कोर्सेस में जाना है, देन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स पे क्लिक करना है, देन एग्रीकल्चर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे ही एग्रीकल्चर कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर महापैक दिया होगा, इसमें आपको एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। नेट, जेआरएफ और सीयूईटी को छोड़ के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स हैं इस महापैक में आपको मिल जाएंगे। सिंपली इनरोल करने के लिए इस महापैक पे क्लिक करना है, बाई नाउ करना है और यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड एंटर करना है Y826A। ठीक है, ये इंटर कर देंगे हम तो ये आपको 7359 में ये दिख रहा है। ठीक है, डिस्काउंट के साथ आपको ये इतने मिल जाएगा। ठीक है, 1% कॉइन लगाने के बाद थोड़ा और कम हो जाएगा। डिस्काउंट के लिए Y826A डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और हमारे साथ भी, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।